नमस्कार। आज हम आजमगढ़ के जनादेश को आंकड़ों के आईने में देखेंगे। देखिए, चुनाव को अक्सर सिर्फ जीत या हार के तौर पर देखा जाता है, पर क्या हो अगर हम इसे गवर्नेंस के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग की तरह देखें। ये जनता की आवाज को समझने, उनकी जरूरतों को पहचानने और फिर एक असरदार गवर्नेंस मॉडल बनाने का एक पूरा विज्ञान है। चलिए आजमगढ़ की कहानी को इसी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ विधानसभा सीट पर है। यही वो जमीन है, यही वो क्षेत्र है जिसके सियासी जनादेश को हम डेटा और जमीनी हकीकत दोनों पैमानों पर तौलेंगे। हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो मूल मंत्र है वो यही है। हमारा मकसद किसी भी पार्टी का प्रचार करना नहीं है, बल्कि इस सोच को सामने रखना है कि कैसे चुनावी डेटा और एक सिस्टमैटिक अप्रोच किसी भी राजनीतिक जनादेश को असल जनसेवा में बदल सकती है। इस गहरी पड़ताल में हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। डेटा के जरिए शासन, आजमगढ़ की नब्ज, 2022 के जनादेश का मतलब, इस बदलाव के असल कारण, वापसी का एक ब्लूप्रिंट और आखिर में एक नेता की जिम्मेदारी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, डेटा के जरिए शासन। इसका सीधा सा मतलब है कि राजनीति को व्यक्तिगत हार जीत से ऊपर उठाकर एक सिस्टम की तरह देखा जाए। एक ऐसा सिस्टम जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, जनता की भलाई। अच्छा, तो अब थ्योरी से जमीन पर उतरते हैं। चलिए आजमगढ़ की मिट्टी और वहां के लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी रणनीति बनाने से पहले जमीन को समझना सबसे जरूरी होता है। देखिए, आजमगढ़ का जो सामाजिक तानाबाना है वो ऐतिहासिक तौर पर यादव मुस्लिम गठबंधन के आसपास बुना गया है। ये एक बहुत मजबूत चुनावी आधार रहा है, लेकिन राजभर समुदाय भी एक अहम प्रतिस्पर्धी ब्लॉक की तरह हमेशा मौजूद रहा है। तो यहाँ की सियासत में हमेशा से एक खींचतान रही है। एक तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें होती हैं, तो दूसरी तरफ पुराने ऐतिहासिक गठबंधन खड़े होते हैं। और अगर हम वोटर्स की शिकायतों पर नजर डालें तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। युवाओं के लिए नौकरियों की कमी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाढ़ राहत और पेंशन मिलने में देरी, ये प्रशासनिक सुस्ती की तरफ इशारा करती है। और इसके अलावा जाति आधारित उत्पीड़न और कानून व्यवस्था में पक्षपात के आरोप भी हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये सिस्टम पर भरोसे में आ रही कमी के बहुत गहरे संकेत हैं। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य बहुत अहम हो जाते हैं। हमारा संविधान हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और जब समाज में तनाव का माहौल हो तो जानकारी पर आधारित और सम्मानजनक बातचीत ही सामाजिक सद्भाव को बनाए रख सकती है। ये एक जिम्मेदारी है। तो अब बात करते हैं 2022 के जनादेश की। चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। ये वो नंबर हैं जो चुनावी चुनौती की पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। 6231, ये 2022 में हार का अंतर था। राजनीति में ये एक बहुत ही छोटा मार्जिन है। ये साफ दिखाता है कि नतीजा किसी भी तरफ जा सकता था, और भविष्य में सही दिशा में की गई एक छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक और आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है, वो है वोटर टर्नआउट। 2022 में मतदान सिर्फ 55.21% ही रहा, जो 2017 के मुकाबले लगभग 4% कम है। ये गिरावट खास तौर पर युवा और पहली बार वोट दे रहे वोटर्स में देखी गई। ये एक तरह की उदासीनता का संकेत है जो सीधा नौकरियों की कमी वाली शिकायत से जाकर जुड़ता है। तो आंकड़ों के हिसाब से जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 2.5 से 3% वोट स्विंग की जरूरत है। अब ये नंबर पूरी चुनौती को एक साफ लक्ष्य देता है। ये बताता है कि जीत नामुमकिन नहीं है, बस एक फोकस्ड और सटीक कोशिश की जरूरत है। तो ये है 2022 चुनाव का पूरा डैशबोर्ड एक नजर में। कुल वोटर हैं लगभग 4.25 लाख। वोटिंग हुई 55% से कुछ ज्यादा। समाजवादी पार्टी को मिले 42.76% वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 47.21%। और हार का अंतर, जैसा हमने देखा, 6231 वोटों का था। ये आंकड़े हमें पूरी तस्वीर एक साथ दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर हुआ क्यों? एक इतना मजबूत किला, उसमें सेंध लगी कैसे? अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, इसके व्यवस्थागत कारण क्या थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1993 से लेकर 2017 तक लगातार 6 बार समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की। यह सीट पर उनकी जबरदस्त पकड़ को दिखाता है। इसीलिए 2022 की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये एक बहुत बड़े राजनैतिक बदलाव का संकेत है।
और ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। 2017 में सपा का वोट शेयर करीब 49% था। सिर्फ 5 साल बाद 2022 में ये घटकर लगभग 43% पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर इसी दौरान 39.5% से बढ़कर 47% से भी ज्यादा हो गया। ये एक बहुत बड़ा उलटपलट है। तो इस बदलाव के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में कई चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ जो मुख्य सामाजिक गठबंधन था उसमें दरार आई, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नैरेटिव हावी हुआ। शहरी और ग्रामीण वोटर्स के बीच की खाई भी गहरी हुई। पार्टी के पुराने नेटवर्क में एक थकान दिखने लगी थी और यूथ विंग की निष्क्रियता ने भी अपनी भूमिका निभाई। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में आई कमियों का नतीजा है। तो हमने समस्या को तो समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। यहां हम एक 90 दिन का रणनीतिक खाका सामने रख रहे हैं जो जनादेश वापस पाने का एक रास्ता दिखा सकता है। किसी भी उम्मीदवार को हम 3 पैमानों पर देख सकते हैं: ट्रस्ट, वर्क और इमेज। ट्रस्ट यानी विश्वास, इस मामले में स्कोर बहुत अच्छा है, 10 में से 9। एक अनुभवी और साफ छवि का फायदा है। वर्क यानी काम में स्कोर 7.5 है। हाल के दिनों में जमीनी सक्रियता थोड़ी कम हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है इमेज को लेकर, जिसका स्कोर सिर्फ 5.5 है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर एक मजबूत कहानी की, एक नैरेटिव की भारी कमी है। तो यहां असली चुनौती 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की है। एक तरफ पार्टी की पारंपरिक ताकतें हैं, मजबूत जमीनी प्रचार और लोगों से गहरा जुड़ाव, और दूसरी तरफ आज के जमाने की डिजिटल जरूरतें हैं, एक ताकतवर सोशल मीडिया ऑपरेशन और डेटा पर आधारित रणनीति। जीत इन दोनों को जोड़ने से ही मिलेगी। ये 90 दिन का प्लान 3 साफ हिस्सों में बटा है। पहले 30 दिनों में उम्मीदवार की डिजिटल इमेज को फिर से लॉन्च करना और टाउन हॉल के जरिए लोगों से दोबारा कनेक्ट करना। अगले 30 दिनों में बूथ लेवल पर नेटवर्क को एक्टिवेट करना और लोगों की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करना। और आखिरी 30 दिनों में साइकिल संकल्प यात्रा जैसे कार्यक्रमों से वोटर्स को एकजुट करना और हर वार्ड के लिए एक स्पेसिफिक घोषणा पत्र जारी करना। और हाँ, जब हम डिजिटल जुड़ाव की बात कर रहे हैं तो हमें भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क को हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी सहमति पर जोर देता है। इसका मतलब है कि वोटर्स के साथ कोई भी डिजिटल बातचीत सम्मानजनक, एक तय मकसद के लिए और पारदर्शी होनी चाहिए। उनकी निजता का सम्मान करना एक कानूनी और नैतिक दोनों तरह की जिम्मेदारी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नेता की जिम्मेदारी। ये पूरी रणनीतिक कवायद, ये सारे आंकड़े, ये राजनीति से परे एक बड़े मकसद के लिए हैं, और वो मकसद है जनता की सेवा। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि शासन का भविष्य क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना या फिर जनता का विश्वास तैयार करना? शायद असली जीत वोटों को गिनने में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को बनाने में है। अगर एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।